फसलों व भंडारण के प्रमुख कीट या भंडारण के कीट, ये अपना लेसन है, फसलों एवं भंडारण के कीट। इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि जब भी अपन लेसन चालू करते हैं तो अपने को लेसन का जो नेम होता है उसका जो मीनिंग होता है, जैसे कि अपने लेसन का नाम क्या है, फसलों के भंडारण, यानी फसल और भंडारण के जो कीट होते हैं उसके बारे में अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये फसल क्या होती है ये अपने को पता होना चाहिए, फिर भंडारण क्या होता है और फिर ये कीट क्या होता है, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले। तो देखिए, फसल यानी कि रिलेटेड किससे रिलेटेड आते हैं, एक तरह से प्लांट से रिलेटेड आता है। अपन मानते हैं कि अपन कोई भी छोटा पौधा वगैरह लगाते हैं, वह संख्या में 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, यानी कम संख्या में होते हैं, तो अपन उसे क्या मानते हैं, एक पादप की श्रेणी में अपन उसे मानते हैं, एक पौधा उसे मानते हैं। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, कोई भी पादप होता है, छोटा पादप होता है, उसको एक बड़े भूभाग क्षेत्र के अंदर लगाया जाता है, तो वह ही अपन किस नाम से जान देते हैं, उसे फसल के नाम से जाना जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं अपने खेतों के अंदर अपन जो भी गेहूं वगैरह उगाते हैं, तो अपन देखते हैं एक बड़े क्षेत्र के अंदर केवल गेहूं ही अपन उगाते हैं, तो वह फसल की श्रेणी में, बाजरा उगाते हैं जो भी, तो वह फसल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा भंडारण के बारे में। तो भंडारण का मतलब क्या होता है, अपन फसल वगैरह उगाते हैं, फसल वगैरह की सिंचाई वगैरह की जाती है, वह पक जाती है, पकने के पश्चात अपन क्या करते हैं, उससे जो भी अपने को प्राप्त होता है, जैसे गेहूं की फसल से गेहूं प्राप्त हो रहा है, बाजरे से बाजरा प्राप्त हो रहा है, तो उनको प्राप्त अपन कर लेते हैं। उनको फसलों से निकालने के पश्चात तो उसका अपन क्या करते हैं, घरों में लाकर उसको भंडारित कर देते हैं, यानी कि उसको जमा कर लेते हैं। वह क्या कहलाता है, उसका भंडारण कहलाता है, उसको एकत्रित करना। अब आगे बढ़ दे रखा आपके कीट, ये मुख्य है इस लेसन के अंदर, यानी कि कीट क्या होता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं। फसल व भंडारण के बारे में अपन सब जानते हैं। अब यहां पर जो चर्चा करेंगे अपन, वह किसके बारे में चर्चा करेंगे, कीट। कीट होता क्या है, तो कीट नॉर्मली अपन देखते हैं कि सभी कीट के बारे में अपन ने सुन रखा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो कीट होते हैं उसका जो अध्ययन किया जाता है वो अपन देखते हैं अपने बायोलॉजी की एक ब्रांच आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जिसे अपन क्या कहते हैं, कीट विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके अंदर किया जाता है, अगर हिंदी में बोले तो अपन क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान, और या बोलते हैं इसे एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी से कहा जाता है। यह क्या है, यह एक अपन माने तो बायोलॉजी की एक मुख्य ब्रांच होती है। ब्रांच यानी कि एक शाखा होती है जिसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, कीटों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि अपन देखते हैं कि अपने को सेल्स का अध्ययन करना होता है तो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार से यह भी क्या है, एक बायोलॉजी की एक शाखा मानी जाती है जिसके अंदर अपन कीटों का अध्ययन करते हैं। अब बात आते हैं कि जो कीट होते हैं उनका संघ कौन सा होता है, फाइलम यानी कि संघ। तो हमेशा ध्यान रखना कीटों का जो संघ होता है वह कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है वह कीटों का संघ माना जाता है, और आर्थ्रोपोडा को जीव जगत का सबसे बड़ा संघ भी अपन मानते हैं। इसमें जितने भी जो कीट होते हैं उनको शामिल किया गया है। संघ के पश्चात अपन बात करते हैं इसका जो वर्ग होता है, वर्ग में इंसेक्टा वर्ग, इंसेक्टा वर्ग जिसमें कीटों को शामिल किया गया है। तो मुख्य बात अपने को कीटों से संबंधित क्या याद रखनी है, कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा अपने को ध्यान रखना है इसका जो संघ होता है वह कौन सा है, आर्थ्रोपोडा संघ होता है, और वर्ग अगर देखें तो कौन सा होता है, इंसेक्टा होता है। ये 3 बातें ऐसी है जिनसे एक छोटा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये अपने को जरूर ध्यान में रखनी है। अब कीटों से थोड़ा सा आगे अपन और चर्चा करते हैं। तो कीट जो होते हैं उनका शरीर जो होता है मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कीट शरीर जो होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स,
तीन पार्ट में अगर अपन देखें तो मुख्य रूप से वह डिवाइड माना जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अपन कहते हैं सिर, एक होता है वक्ष, और एक कौन सा होता है? उदर। एक तो अपन कहते हैं इसका सिर भाग, दूसरा अपन कहते हैं इसका वक्ष भाग, और थर्ड जो होता है वह होता है उदर भाग। इन तीन भागों से मिलकर अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक जो कीट होता है उसका शरीर क्या होता है? निर्मित होता है। इनके अलावा अगर देखें तो जो कीट होता है उसकी जो एक तो टांगे और जो शरीर होता है वह क्या होता है? बहुखंडीय होता है। बहुखंडीय यानी बहुत से खंडों से मिलकर बना होता है। कीट शरीर वह इसकी जो टांगे होती है वह कैसी होती है स्टूडेंट्स? बहुखंडीय होती है। बहुखंडीय यानी कि उसमें खंड पाए जाते हैं, बहुत से खंडों से मिलकर वह क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कीट शरीर जो होता है वह कितने खंडों से मिलकर बना होता है? 20 खंड से मिलकर बना होता है। 20 खंड से मिलकर बनता है। यह अपन कह सकते हैं 20 खंडों से मिलकर बना होता है। बात अपने को यह ध्यान रखनी है, कीटों का शरीर मुख्यतः कितने खंडों से मिलकर बन रहा है? 20 खंडों से मिलकर बन रहा है। अब पूरे कीट शरीर की अगर अपन बात करें तो इसके खंडों को तीन भागों में, एक तो प्रथम में 6 खंड, सबसे पहले तो प्रथम में 6 खंड, फिर आगे के अगर अपन देखें 3 खंड और फिर 11 खंड। इन 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। पहले प्रथम 6 खंड, फिर 3 खंड और 11 खंड। ये खंड क्या करते हैं? अलग अलग पार्ट्स का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यह जो प्रथम 6 खंड है ये किसका निर्माण करेंगे? सिर भाग का निर्माण करते हैं। प्रथम जो 6 खंड होते हैं वह सिर भाग का निर्माण करेंगे। 3 खंड जो होते हैं यह वक्ष भाग का निर्माण करेंगे, और 11 खंड जो होंगे वह किसका निर्माण करेंगे? उदर भाग का निर्माण करते हैं। तो यह बात अपने को ध्यान में रखनी है कि कीटों का जो शरीर होता है वह 20 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें अगर अपन देखें तो प्रथम जो खंड होते हैं वह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सिर भाग का निर्माण करते हैं। अगले जो 3 खंड होते हैं वह वक्ष भाग का निर्माण करेंगे, और जो अंतिम अगर अपन देखें 11 खंड वह किसका निर्माण करते हैं? उदर भाग का निर्माण करते हैं। यह कीट की एक नॉर्मल सी जानकारी। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो सिर भाग आता है ना, इसका जो सिर भाग होता है, कीट का जो सिर भाग होता है, इस पर क्या उपस्थित होते हैं? तो एक जोड़ी क्या पाई जाती है? इसमें श्रृंगिकाएं पाई जाती है। एक जोड़ी क्या पाई जाती है? श्रृंगिकाएं पाई जाती है। श्रृंगिका या अपन इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटीना के नाम से भी अपन जानते हैं। श्रृंगिका या एंटीना। अपन देखते हैं कोई भी कीट होता है उसमें इस प्रकार से जो सिर पर पाए जाते हैं वह क्या होती है? उसकी श्रृंगिकाएं, या अपन कहते हैं एंटीना। यह क्या करते हैं? उसे दिशा ज्ञान कराने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। कोई भी कीट होता है उसको दिशा का ज्ञान कराने में ये सहायक माने जाते हैं, यानी कि एक प्रकार का संवेदी अंग भी इसे अपन मान सकते हैं। इसके अलावा अगर सिर में देखें तो एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? संयुक्त नेत्र भी पाए जाते हैं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र। एक जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 2 क्या पाए जा रहे हैं? नेत्र पाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखें तो मुखांग भी पाए जाते हैं। मुखांग तो अपन देखते हैं, मुखांग यानी कि मुख के जो पार्ट होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? मुखांग के नाम से जानते हैं। तो एक कीट के सिर जो भाग होता है जो 6 खंडों से मिलकर बना होता है, क्या पाए जा रहे हैं? एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या एंटीना पाए जा रहे हैं, जो अपन कह सकते हैं कि ताप संवेदी या दिशा का ज्ञान कराने में सहायक। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और साथ में मुखांग उपस्थित होते हैं। ये तो बात हुई सिर की। अब जो इसका जो वक्ष भाग होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? यहां पर बता रहा हूं आपको कि जो वक्ष भाग होता है ना उसमें देखिए क्या स्थित होते हैं। वक्ष भाग यानी मध्य का भाग, क्योंकि आगे तो क्या आ जाता है? सिर आ जाता है, और पीछे क्या आ जाता है? उदर भाग। तो मध्य का जो भाग होता है वह क्या होता है? वक्ष भाग होता है। तो इसमें 3 जोड़ी संधित टांगे पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? 3 जोड़ी संधित टांगे। संधि आ गई, संधि यानी जुड़कर 3 जोड़ी संधित टांगे पाई जाती है। 3 जोड़ी यानी कितनी हो गई? 6 पाई जाती है। इसलिए अपन कहते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं?
सटपाद व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि 3 जोड़ी टांगे हैं यानी कि टोटल 6 हो गई, तो ये सटपाद पाए जाते हैं। इनके अलावा जो इसकी ज्यादातर जो जातियां होती हैं उनमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? 2 जोड़ी जो पंख होते हैं वह क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। 2 जोड़ी ज्यादातर जातियों में अपने देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है प्रत्येक जाति में अपने को देखने को मिले कीटो। कुछ जातियों में अपन कह सकते हैं कि ये जो पंख होते हैं ये क्या हो सकते हैं? अनुपस्थित भी होते हैं, और कुछ में अपन कह सकते हैं कि 1 जोड़ी भी पाए जाते हैं। लेकिन 2 जोड़ी अधिकतर जो कीट जातियां होती हैं उनमें 2 जोड़ी पंख मिलेंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ में 1 जोड़ी भी मिलते हैं, तो कुछ में अपने को अनुपस्थित भी मिलते हैं। ये थी कीट से संबंधित अपनी जानकारी। अब कीटों के शरीर में जो रिएक्शंस होती है, क्रियाएं होती है, उनके बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, श्वसन कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, परिसंचरण कैसे होता है, उनके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है। फिर भी मैं दोबारा बता देना चाहूंगा, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान में। संघ आता है आर्थ्रोपोडा, वर्ग है इसका इंसेक्टा। कीट शरीर जो होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर भाग। कीट शरीर व टांगे जो होती है वह बहुखंडीय होती है, बहुत से खंडों से मिलकर बनी होती है। कीट का शरीर मुख्य रूप से देखें तो 20 खंडों से मिलकर बनता है। प्रथम जो 6 खंड होते हैं वह मिलकर सिर भाग का निर्माण करते हैं, अगले 3 खंड मिलकर वक्ष भाग का निर्माण करते हैं, और अंतिम 11 खंड जो होते हैं वह मिलकर उदर भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सिर भाग में मैंने आपको बताया 1 जोड़ी श्रृंगिका या एंटीना पाया जाता है, इसके अलावा 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और मुखांग उपस्थित होते हैं, ये सिर भाग में। वक्ष भाग में 3 जोड़ी संधित टांगे यानी कि 6 सटपाद, और 2 जोड़ी पंख प्रेजेंट होते हैं। सामान्य तौर पर ये पंख जरूरी नहीं है सब कीटों में हो, कुछ में अनुपस्थित होते हैं तो कुछ में 1 जोड़ी भी पाए जाते हैं। ये थी कीटों की सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं कीटों के शरीर में होने वाली क्रियाओं के बारे में। कीटों के शरीर में जो मुख्य क्रियाएं होती हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इनके बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे कीटों के शरीर में जो क्रिया होती है, जैसे परिसंचरण। परिसंचरण एक तंत्र आता है, परिसंचरण तंत्र है। जैसे कि अपन मान लीजिए बोल देते हैं यहां पर रक्त परिसंचरण जो भी है। तो परिसंचरण का अर्थ क्या होता है? परिसंचरण का मतलब होता है संचरित होना। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? संचरित होना, पूरी बॉडी के अंदर संचरित होना। कोई भी पदार्थ हो सकता है, जैसे अपन कह सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको जीवित बने रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स? उसे पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, साथ में जो अपनी प्राणदायी जो गैस होती है ऑक्सीजन, उसकी आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है अपने को पता, अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो वह ब्लड से मिलती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, तो उसके साथ में वह ऑक्सीजन क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? संचरित होता है, सर्कुलेट होता है, जिसके कारण से प्रत्येक ऑर्गन्स के पास क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है, और ऑर्गन्स से लिविंग बने रहते हैं, यानी कि जीवित बने रहते हैं। तो यह जो परिसंचरण होता है यह जीवों के अंदर मुख्य रूप से कितने हैं? 2 प्रकार का अपन पढ़ते हैं। जीवों के शरीर में अगर देखें 2 प्रकार का, एक तो कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। एक तो कैसा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? वह होता है अपने बंद परिसंचरण तंत्र माना जाता है। अब इनके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके यहां वर्ड आएगा कीटों के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है और बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या डिफरेंट होता है। पर देखते हैं कि बॉडी के अंदर जो रक्त का परिसंचरण होता है वह होता है रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, या अपन कह सकते हैं रुधिर नलिकाओं के द्वारा, जो कितनी होती है? मुख्य 3 पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? शायद सबको पता होगा, बताइए कौन सी होती है? एक तो होती है अपने धमनी, एक होती है सीरा, और एक कौन सी होती है? केशिका। कौन कौन सी बताइए स्टूडेंट्स? एक तो होती है आपके धमनी, एक होती है आपके सीरा, और एक होती है कैपिलरीज यानी कि केशिका होती है। ये 3 क्या पाई जाती है? मुख्य रुधिर वाहिनियां पाई जाती है जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया होती है। तो इन्हीं के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि वे जीव जिनके शरीर में रक्त का परिसंचरण जो होता है वह धमनी, सीरा व केशिका में न होकर ऐसे ही शरीर के मध्य में गुहा रहती है, जिसे अपन शरीर गुहा भी कहते हैं। और उस गुहा के अंदर क्या होता है, ब्लड भरा हुआ रहता है, और उस गुहा के संपर्क में उस जीव के जो ऑर्गन्स होते हैं वह बने हुए रहते हैं, जो सीधे उस गुहा से क्या करते हैं, ब्लड को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण से वे जीवित बने रहते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये समझिए, खुला परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कीटों में पाया जाता है, मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। तो इनके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह धमनी, सीरा और केशिका में नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यह क्या है, एक कीट है, कीट का शरीर मान लीजिए। यह कीट के शरीर के बीचों बीच क्या पाई जा रही है, गुहा। गुहा का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक नलिका, खाली क्षेत्र है, उसके अंदर यह मान लीजिए क्या भरा हुआ है, इनका ब्लड या जो भी तरल पदार्थ है वह भरा हुआ है। अब यह जो ब्लड है, इनके जो ऑर्गन्स है, यह जो ऑर्गन्स मैं आपको बता रहा हूं कि इनके शरीर के ये ऑर्गन्स यानी कि अंग है, इन अंगों के अंदर यह जो ब्लड होगा उसका जो सर्कुलेशन होगा वह धमनी, सीरा और केशिका के माध्यम से नहीं होता है। खुला परिसंचरण तंत्र में धमनी, सीरा और केशिका के माध्यम से नहीं होगा। ये ऑर्गन्स के होंगे इस जो मध्य में जो गुहा पाई जाती है, जिसे अपन शरीर गुहा के नाम से भी जानते हैं या रुधिर गुहा भी कह देते हैं, इसके संपर्क में ऑर्गन सीधे आते हैं और यहीं से क्या करते हैं, ये इसको ग्रहण करने का कार्य करते हैं। यानी कि इसमें खुले रूप से ही क्या होता है, ब्लड पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र के नाम से अपने जानते हैं। अब दूसरा आता है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, अपन लोगों में पाया जाता है, यानी कि मनुष्य जाति में पाया जाता है। इसके अलावा जो खरगोश वगैरह या अन्य जीव जंतु है उनमें भी मुख्य रूप से पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र की क्या विशेषता होती है कि इसके अंदर जो ब्लड होता है वह खुली अवस्था में नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर जो ब्लड होगा उसका जो सर्कुलेशन होगा वह धमनी, सीरा और केशिका के माध्यम से अपन कहेंगे पूरी बॉडी के अंदर होता है। अब स्टूडेंट्स अगर याद आ रहा हो तो मैंने कई बार आपको बताया है कि धमनी जो होती है उसमें कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध ब्लड बहता है। सीरा जो होती है उसमें कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है। और केशिका जो होती है यह क्या होती है, काफी पतली अपन मान सकते हैं नलिकाएं होती है। यह उन स्थानों पर ब्लड को लेकर जाती है जहां तक अपनी धमनी और सीरा नहीं पहुंच पाती है। वहां पर ब्लड सप्लाई का जो कार्य होता है वह कैपिलरीज या केशिकाओं का होता है। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब यहां पर भी देखो मैं आपको बता दूंगा वरना अधूरी जानकारी होगी। धमनी में शुद्ध रक्त बहता अपन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद कार्य करता है और मेरे ख्याल से वह आप सबको पता होगा। वह अपवाद कौन सा आता है, वह अपवाद आता है अपने फुफ्फुसीय धमनी। वह अपवाद क्या आता है, फुफ्फुसीय धमनी। और अपन कह रहे हैं सीरा में हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, तो यहाँ पर भी अपवाद कार्य करता है और वह कौन सी होती है, फुफ्फुसीय सीरा होती है। ये दो अपवाद यहाँ पर बनते हैं। इन अपवाद के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि अपने पार्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अपने को जानकारी होनी चाहिए। अपन देखते हैं कि मान लीजिए ये अपना हार्ट बता रहा हूं एक नॉर्मल सा आपको, ये 4 पार्टों में डिवाइड अपन मान सकते हैं। यह है इसके दोनों क्या पार्ट है, आलिंद पार्ट है। ये दोनों पार्ट क्या है, नीले पार्ट है। ये दायां आलिंद है, ये क्या है बायां आलिंद, ये दायां नील है और ये क्या है बायां नील है। अपने को पता है कि अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो अशुद्ध ब्लड का मतलब होता है CO2 जनित या ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है वह। तो ये मान लीजिए अपन ने मान लिया ये शरीर के क्या है, ऑर्गन्स है। तो इन ऑर्गन से जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको लेकर दाएं आलिंद में पहुंचाने का जो कार्य होता है वह कौन सी रुधिर वाहिनी करती है, वह करती है अपने सीराएं। वह कौन करती है, अपने सीरा जो होती है, या अपन कह सकते हैं सीराएं। क्योंकि ब्लड कैसा है, अशुद्ध ब्लड है। ब्लड कैसा है यहाँ पर, अशुद्ध इसलिए क्योंकि ये CO2 जनित है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर, इसलिए इसको अशुद्ध ब्लड या CO2 जनित अपन बोलते हैं। इसको लेकर सीराएं यहाँ पर जाती है। अब यहाँ पर अपन कहते हैं कि यह जब ब्लड जो होता है नीले में पहुंच जाता है, तो नीले से बाद में अपने को पता है यह ब्लड अशुद्ध जो ब्लड होता है यहां से निकलकर कहां पर जाएगा, अपने
फेफड़ों में जाता है। कहां पर जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। नाम लिखकर ही बता रहा हूं, फेफड़ों में जाता है। तो इस फेफड़ों में ले जाने का जो कार्य, यह जो रुधिर वाहिनी होती है, यह कौन सी होती है? अपने फुफ्फुसीय। यह कौन सी होगी स्टूडेंट्स? अपने फुफ्फुसीय धमनी। यह कौन सी होती है? फुफ्फुसीय धमनी होती है। अपन ने क्या पढ़ा था? धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन यहां पर कैसा है? अशुद्ध ब्लड है। इसको कहां लेकर जा रही है? फेफड़ों में लेकर जा रही है। कौन लेकर जा रही है? फुफ्फुसीय धमनी लेकर जा रही है। अपवाद हो गया ना। अब यहां पर ये अशुद्ध ब्लड को लेकर जाती है, तो फेफड़ों में अपने को पता है क्या पाई जाती है? कुप्पिकाएं पाई जाती है। वे कुप्पिकाएं क्या करती है? इसे CO2 को तो यहां पर ग्रहण कर लेती है और बदले में क्या देती है? O2 देती है, ऑक्सीजन देती है, यानी ब्लड को शुद्धिकृत कर देती है। तो शुद्ध ब्लड फिर वहां से कहां आता है? अपने बाएं आलिंद में आता है। इसको लाने का जो कार्य होता है वह कौन करती है? अपने फुफ्फुसीय सीरा करती है। वह कौन करती है? फुफ्फुसीय सीरा। तो देखिए सीरा में अपन ने क्या कहा था? शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन अपवाद आ गया ना। अपवाद क्या है? यहां से शुद्ध ब्लड को यहां बाएं आलिंद में लाने का कार्य किसने किया? सीरा लेकर आती है। तो यह दो क्या करते हैं? यहां पर अपवाद का कार्य करते हैं। इनको मुख्य रूप से अपने को ध्यान में रखना है। आगे वही सिस्टम हो जाता है, फिर धमनी शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है। इतने इसमें ज्यादा डिटेल में अपन जाएंगे नहीं, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर बात यही है कि जो परिसंचरण तंत्र कीटों में पाया जाता है वह कौन सा हुआ? मुख्य रूप से कीटों में परिसंचरण तंत्र कौन सा पाया जाएगा? खुला परिसंचरण तंत्र कीटों में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, कीटों में परिसंचरण तंत्र कौन सा होता है? खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें पाया जाता है? कीटों में पाया जाता है। ये एक लक्षण इसका। दूसरा अगर अपन बात करते हैं इसमें श्वसन, तो देखिए श्वसन में क्या होता है कि कीटों में कोई विशेष श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है कि जिसके माध्यम से ये क्या कर सकते हैं? श्वसन क्रिया कर सकते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? एक श्वास नलिका पाई जाती है। एक श्वास नलिका पाई जाती है, और श्वास नलिका से ही अपन क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया होती है। और यह नलिका क्या होती है? एक शाखाओं में डिवाइड होती है, इसलिए अपन इसे क्या कह देते हैं? शाखित श्वास नलिका के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। यानी कीटों के शरीर में क्या पाई जाती है? शाखित श्वास नलिका पाई जाती है, जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कीटों में कौन सी क्रिया होती है? श्वसन क्रिया होती है। क्योंकि श्वसन क्रिया अपन कह सकते हैं कोई जीव चाहे कितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके शरीर में अपन कहते हैं मुख्य रूप से श्वसन क्रिया होती है, जिसके माध्यम से गैसीय विनिमय की क्रिया होती है और जीव जो होता है वह जीवित बना रहता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे उत्सर्जन के बारे में। तो उत्सर्जन के लिए भी मैं कहूंगा यहां पर कि इनमें कोई विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है, जिसके माध्यम से यह क्या कर सकते हैं? उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर सके। तो ऐसा कोई तंत्र इनके अंदर नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन का मतलब होता है जो शरीर में बनने वाले जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, और उसके लिए अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से एक उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन कीटों के शरीर में उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। इनके शरीर में एक नलिका होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? मेलपीगी नलिका के नाम से जानते हैं, या उत्सर्जी नलिका भी कहते हैं। इसी के माध्यम से अपन कहते हैं कीटों में क्या होती है? उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह पाई जाती है। इसके पश्चात इनके शरीर में जो होती है, कीटों के शरीर में अगर देखें, शरीर में रुधिर गुहा पाई जाती है। रुधिर गुहा उपस्थित होती है। रुधिर गुहा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने बताया था कीटों में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है ना, वह क्या होता है? शरीर के मध्य में एक गुहा पाई जाती है, उस गुहा के अंदर भरा हुआ रहता है। इसलिए अपन क्या बोल देते हैं? शरीर में रुधिर गुहा पाई जाती है, रुधिर गुहा उपस्थित होती है। फिर कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल पर काइटिन का आवरण या काइटिन आवरण होता है। काइटिन आवरण होता है। ये जरूर से याद रखना, क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि कीटों के शरीर का बाह्य कंकाल किससे निर्मित होता है? तो काइटिन से निर्मित होता है। या किसका आवरण पाया जाता है? तो काइटिन का आवरण पाया जाता है कीटों के शरीर पर। फिर मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखना है, कीट जो होते हैं वह कैसे होते हैं? लैंगिक दृष्टि से कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? एक लिंगी होते हैं। कीट जो होते हैं वह लैंगिक दृष्टि से कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं।
लैंगिक दृष्टि से अगर जीवों को देखा जाए तो अपन देखते हैं एक तो होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। इनमें डिफरेंस बताना चाहूंगा। एक लिंगी जीव वे होते हैं जिनके शरीर में केवल एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं एक लिंगी। यानी कि एक शरीर पर या तो नरलिंग उपस्थित होगा या मादा लिंग उपस्थित होता है, दोनों में से एक ही होगा, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक लिंगी के नाम से जानते हैं। तो कीट होते हैं एक लिंगी, यानी इस आधार पर अपन कहेंगे कि इनके अंदर नर कीट अलग होते हैं और मादा कीट क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग पाए जाएंगे। कीटों के अलावा अगर देखें तो अपन मनुष्य हैं, मनुष्य भी क्या है, एक लिंगी है, क्योंकि अपने अंदर भी अपन कहते हैं मेल व फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, अपनी बॉडी में भी एक ही लिंग उपस्थित होता है। इसके अलावा द्विलिंगी क्या होता है स्टूडेंट्स? द्विलिंगी का मतलब क्या होता है कि जब एक ही बॉडी के ऊपर या एक ही शरीर पर नरलिंग व मादालिंग दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य अगर एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो जो केंचुआ आता है, अर्थवॉर्म जिसे अपन कहते हैं, फेरेटिमा पोस्तुमा उसका साइंटिफिक नेम होता है केंचुआ, वह क्या है, एक द्विलिंगी जीव होता है। केंचुए के अंदर नर जननांग और मादा जननांग जो होते हैं वह दोनों उपस्थित होते हैं एक ही शरीर के अंदर। लेकिन साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि दोनों जननांग उपस्थित होते हुए भी जब केंचुए के द्वारा जनन क्रिया की जाती है, निषेचन क्रिया की जाती है, तो उसमें दो केंचुए भाग लेते हैं। एक ही बॉडी पर दोनों जननांग उपस्थित है, फिर भी उसमें दो केंचुए भाग लेते हैं, जिसके बारे में डिटेल से अपन का पढ़ेंगे जब अपने केंचुए वाला लेसन आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह अपन ने बता दिया एक लिंगी। अब एक वर्ड आता है यहां पर, कायांतरण पाया जाता है। कीटों में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? कायांतरण। कायांतरण का मतलब क्या होता है? अवस्था परिवर्तन। कायांतरण, काया, काया और अंतर। काया यानी शरीर, यानी अपने शरीर में वह क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। एक शरीर का त्याग किया, दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए, यानी कि उनमें अवस्था परिवर्तन होता रहता, उसे अपन क्या कहते हैं, कायांतरण के नाम से जानते हैं। अब ये जो कायांतरण होता है ना, यह दो प्रकार का होता है कीटों में। कायांतरण जो होता है वह कीटों में दो प्रकार का होता है, जिनसे क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना रहती है। तो देखिए यहां पर कायांतरण, तो कायांतरण यहां पर बताऊंगा आपको। एक तो होता है पूर्ण कायांतरण, एक तो क्या होता है, पूर्ण कायांतरण, और एक क्या होता है स्टूडेंट्स, अपूर्ण कायांतरण होता है। इनमें फर्क समझिए। कायांतरण का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन कैसे? जैसे अपन कहते हैं कि सबसे पहले जो कीट होते हैं, कीटों की विशेषता होती है, कीट कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। कीट क्या होते हैं, अंडज होते हैं। अंडज का मतलब क्या होते हैं, अंडे देने वाले जो होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। और जरायुज जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपन जरायुज के नाम से जानते हैं। तो कीट के क्या होते हैं, अंडज होते हैं, अंडे देते हैं। तो अंडा होता है, फिर अंडे से अपन कह सकते हैं कि जब अंडा प्रस्फुटित हो जाता है तो उससे छोटा कीट बाहर निकलता है, फिर अपन कहते हैं कि उससे फिर बड़ा बनता है, फिर और बड़ा बनता है। तो जैसे जैसे इनके शरीर का विकास होता है, शरीर की आकृति वगैरह में क्या होता है, चेंजिंग आती जाती है, वह सारा क्या होता है, कायांतरण कहलाता है। तो पूर्ण कायांतरण क्या होता है कि जब कीट के जीवन चक्र जो होता है, जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, जीवन चक्र में 4 अवस्था पाई जाती है, तो वह तो क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। जीवन चक्र में कितनी अवस्था, 4 अवस्था पाई जाती है, तो वह क्या होता है, पूर्ण कायांतरण होता है। 4 अवस्था कौन सी होगी? फर्स्ट अपन कहेंगे यहां पर अंडा, जिसे अपन क्या कहते हैं, एग के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है आपके लार्वा। दूसरी अवस्था कौन सी होती है आपके, लार्वा। नाम सुना होगा। पहली अवस्था तो अंडा होती है, दूसरी अपन कहते हैं लार्वा अवस्था। फिर आती है अपने प्यूपा, प्यूपा, ये प्यूपा। और बाद में आती है अपने वयस्क, जिसे अपन क्या कहते हैं,
एडल्ट के नाम से जानते हैं। अब जो लार्वा आती है उसको लट भी अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर लट के नाम से भी अपन जानते हैं, लट बोल देते हैं सामान्य भाषा में। तो यह 4 अवस्थाएं जिस कीट के जीवन चक्र में होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कायांतरण का मतलब होता है अवस्था चेंज करना। अवस्था मैंने बता दी अंडा, लार्वा या लट, प्यूपा और वयस्क। ये 4 अवस्थाएं जिस कीट के जीवन चक्र में पाई जा रही है उसमें क्या होता है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। लेकिन जिस कीट के जीवन चक्र में कितनी अवस्था, 3 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था होती है। वह 3 अवस्था कौन कौन सी होगी, एक तो होगी आपके मुख्य रूप से अपन देखें अंडा, एक होती है निम्फ और एक वयस्क। कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो अंडा, एक अपन मान लेते हैं अब्रक और एक होती है वयस्क अवस्था। अंडा यानी कि एग, अब्रक यानी कि अपन मानते हैं इसे निम्फ अवस्था भी कहते हैं, एडल्ट यानी वयस्क अवस्था ये हो जाती है। तो जब ये चारों पाई जा रही है तो उसे तो पूर्ण कायांतरण कहेंगे, और जब केवल 3 अंडा, अब्रक और वयस्क के 3 पाई जाती है तो वह क्या कहलाता है, अपूर्ण कायांतरण कहलाता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो इनका अगर अपन देखें तो एक प्रकार से कायांतरण कैसे होता है, जैसे यह अवस्था है, ये अपन ने मान लिया पहले अंडा, अंडे से निर्माण किसका हुआ, लार्वा अवस्था का निर्माण। लार्वा अवस्था से किसका निर्माण होता है, प्यूपा अवस्था का, और प्यूपा अवस्था से किसका निर्माण होता है, वयस्क अवस्था का, और वयस्क को वापस क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो इन 4 अवस्थाओं में इनका क्या होता है, जो जीवन चक्र होता है वह चलता है। तो यह क्या हो जाता है, आपके पूर्ण कायांतरण होता है। इसमें अपन देखते हैं अंडा, अंडे से क्या बना आपका अब्रक या निम्फ, और अब्रक या निम्फ से क्या बना वयस्क, और वयस्क से वापस अंडा। यानी कि यह जो अपूर्ण कायांतरण होता है यह 3 अवस्थाओं के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो ये कायांतरण आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। फिर भी स्टूडेंट्स कहता हूँ कि जो भी क्लासेज होती है आपकी, जरूरी नहीं मेरी क्लास हो, अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लास होती है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन जरूर से किया जाएगा। अब देखिए आगे अपन इसके बारे में चर्चा और करते हैं थोड़ी सी। ये तो कीट की सामान्य जानकारी हो गई। अब अपन जो ये फसलों के जो कीट होते हैं इनके वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। फसल कीटों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। फसल कीट वर्गीकरण यानी कि कीटों को किस किस आधार पर अपन बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर अपने पाठ में देखें ना तो 4 प्रकार का वर्गीकरण दे रखा है। जो फसल कीट होते हैं, जो फसलों में लगने वाले या फसलों को प्रभावित करने वाले कीट होते हैं, उनमें 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला किस आधार पर किया गया है, ऋतु के आधार पर। पहला किस आधार पर किया गया है, ऋतु के आधार पर। ऋतु यानी मौसम ऋतु के आधार पर। मौसम ऋतु के आधार पर अपन कह सकते हैं रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है। तो उनमें जो कीट लगते हैं, जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके आधार पर कीटों का वर्गीकरण किया गया। तो ऋतु के आधार पर तो अपन देखेंगे रबी की फसल के कीट कौन से होते हैं, खरीफ के कौन से होते हैं, उनके बारे में। फिर अगला जो वर्गीकरण किया गया है वह अपन देखते हैं फसलों के आधार पर। फसलों के आधार पर अगला वर्गीकरण किस आधार पर है, फसलों के आधार पर। फसलों के आधार पर जैसे फसल अपन देखते हैं तिलहन की फसल अलग होती है, दलहनी जो फसल होती है वह अलग होती है, धान वाली जो फसल होती है वह अलग होती है। तो इन फसलों में अलग अलग प्रकार के कीट क्या करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। तो उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण जो है वह यहां पर डिसाइड किया गया है। फिर तीसरा आता है आर्थिक आधार पर। तीसरा किस आधार पर दे रखा है, आर्थिक आधार पर। आर्थिक दृष्टि से इनका वर्गीकरण किया गया। और चौथा दे रखा है वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार मतलब है इनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया। वर्गों में किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, इनके जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टर होते हैं या विशिष्ट जो लक्षण होते हैं उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फसल कीटों का जो वर्गीकरण है ऋतु के आधार पर, फसलों के आधार पर, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर 4 प्रकार से दे रखा है। इनके जो डिटेल है वह अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा मैं 2 बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो देखा,
अगर आपको अच्छा लगा हो तो आसानी से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। साथ साथ में नोट्स वगैरह आप इसे बना सकते हो और तैयारी कर सकते हो। वह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना बीमारी काफ़ी गंभीर होती जा रही है, इसलिए अपन कह नहीं सकते हैं स्कूल खुले, कब खुले यह अपन कंफर्म नहीं कह सकते। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज जो है उनका पूरा फ़ायदा उठाइए और घर पर बैठकर तैयारी कीजिए। और साथ में अगर कोई गार्जियंस भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि आपके जो बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन्हें ऑनलाइन क्लासेज वह लें, इसके लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है, इसमें बच्चा अपना भला या बुरा नहीं समझ सकता। अपन गार्जियंस को क्या होता है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए गार्जियन से इतना ही निवेदन है कि बच्चों का ध्यान रखें और यह जरूर कंफर्म करें कि हमारे स्कूल के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेज चलाई जा रही है आधारशिला स्कूल के द्वारा, वह बच्चा ने ज्वाइन की है या नहीं की है। अगर बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो उसको केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में ही देख रहा है या एक लक्ष्य लेकर कि हाँ मेरे को ये वीडियो क्लास देखनी है, समझनी है, नोट्स बनाने हैं, फिर इसको तैयार भी करनी है, यह बच्चे का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें चाहूँगा कि प्रत्येक जो गार्जियंस है वह अपना सहयोग जरूर दीजिए। तो आज के वीडियो में अपन ने कीट के बारे में देखा, कीटों के जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं वह किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में देखा, कीटों में जो कायंत्रण अवस्था वह बताई आपको, और कीटों का वर्गीकरण, इतना अपन ने देख लिया। आगे अपन देखेंगे ऋतु के आधार पर कौन से होते हैं, फसलों के आधार पर कौन से होते हैं, आर्थिक आधार पर और वैज्ञानिक आधार पर कीट कौन कौन से होते हैं, वह देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।